हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं वी हैव स्टार्टेड ए वीडियो सीरीज ऑन द जेकेएसएसबी फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम एंड जिसमें मैं और सरवत मैम आपको ये सिलेबस जो है सुपरवाइजर का ये कंप्लीट करा रहे हैं। एंड आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक थेरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज इसका ये पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों से शेयर करें। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा ये रहेगा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इसके साथ साथ एक और हमारे पास है दैट इज डब्ल्यू रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये दो चीज़ें जो हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड हमारे पास सबसे पहले जब मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात आती है तो ये कार्ल मार्क्स एक जर्मन बर्न फिलोसोफर थे। उनके द्वारा जो भी थॉट्स दिए गए उसको मार्क्सिज्म कहा गया। और कार्ल मार्क्स जो थे एक इकोनॉमिस्ट भी थे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है जो हम आज पढ़ेंगे। सो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है कार्ल मार्क्स ने दी है। एंड सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कार्ल मार्क्स के रिगार्डिंग है उनकी किताबें, जिसमें से दास कैपिटल सबसे इम्पोर्टेंट किताब है। एंड इसके साथ साथ उन्हें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका एक मैनिफेस्टो इन्होंने छपवाया, जो कि बाद में एक किताब बन गई। सो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल एंड एक और किताब है इनकी इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हैं, लिंक्ड हैं। तो इसलिए ये नाम मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, आप इनको याद रखेंगे। एंड अब देखते हैं हम कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कार्ल मार्क्स ने बोला क्या है। सो मूविंग फर्दर, सबसे पहले जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आती है तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस हैं, और ये स्टेजेस जो हैं हिस्ट्री के डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टेजेस थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। वो कुछ इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया ये है कि जो इकॉनमी है, हिस्ट्री के हर स्टेज में इकॉनमी ये डिसाइड करती है कि जो रूलर्स हैं और जो रूल्ड क्लास है, रूलिंग और रूल्ड क्लास, रूलिंग क्लास वो जो रूल करती है एंड रूल्ड क्लास वो जो जिन पे रूल किया जाता है। तो जिस तरह की इकॉनमी होगी उसी तरह का रूलिंग और रूल्ड क्लास में रिलेशन होगा। ये थोड़ा सा आगे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो कार्ल मार्क्स का बेसिक आइडिया है कि इकॉनमी ही डिसाइड करती है कि रिलेशनशिप किस तरह का होगा रूलिंग क्लास में और रूल्ड क्लास में। ठीक है, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री के हर एक स्टेज में दो क्लासेस हैं। ठीक है, दो क्लासेस हैं हिस्ट्री के हर एक स्टेज में, और उन दो क्लासेस में डिफरेंट हिस्ट्री के स्टेजेस में एक डिफरेंट तरह का रिलेशनशिप है। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के स्टेजेस की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहला स्टेज जो था दैट वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। अब प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो स्टेज था ये वो स्टेज था, ये ट्रेडिशनल स्टेज था। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, ये ट्रेडिशनल स्टेज था एंड इसमें ना कोई क्लास थी, रूलिंग एंड रूल्ड क्लास इस तरह का कुछ भी नहीं था, ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो थी ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म स्टेज में नहीं थे, और इसी का प्रिमिटिव कम्युनिज्म कहा जाता है, जहाँ पे ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट था ना ही किसी क्लास का कोई कॉन्सेप्ट था। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास प्रिमिटिव सोसाइटी से निकल के जो दूसरा स्टेज आया हिस्ट्री में, उसको नाम पड़ा स्लेव ओनिंग सोसाइटी। देखिए, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, ना ही प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और ना ही क्लासेस थी। तो टाइम के साथ क्या हुआ कि कुछ पावरफुल लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली, प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया एंड वो रूलर्स बन गए। क्या बन गए? वो रूलर्स बन गए। एंड बाकी जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, बेचारे जो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, वो रूल्ड बन गए, यानी कि वो रूल्ड क्लास बन गई।
तो इस तरह से क्लासेस का ओरिजिन होता है। और बेसिक कॉज क्या है क्लासेस के ओरिजिन में? प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो पहला जो स्टेज बनता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म से निकल के, वो बनता है स्लेव ओनिंग सोसाइटी का स्टेज। इसमें दो क्लासेस हैं, ठीक है, एक है मास्टर्स, एक है स्लेव्स। मास्टर्स वो लोग हैं जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और जो स्लेव्स हैं ये वो लोग हैं जिन पे मास्टर्स रूल करते हैं, जो रूल्ड क्लास है, ठीक है। तो इस तरह का रिलेशनशिप स्लेव ओनिंग सोसाइटी में था। और स्लेव ओनिंग सोसाइटी से निकल के एक दूसरा स्टेज आया हिस्ट्री में जिसको कहा गया मिडीवियल फ्यूडल सोसाइटी। अब स्लेव ओनिंग सोसाइटी में मास्टर्स रूलर्स भी थे और इन्हीं के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी और यही लोग रूल कर रहे थे। लेकिन मिडीवियल फ्यूडल सोसाइटी में क्या हुआ कि दो तरह की क्लासेस फिर से आ गई, एक लॉर्ड्स हैं और एक सर्व्स हैं। लॉर्ड्स फिर से वो क्लास जो रूलिंग क्लास है, जिनके पास प्रॉपर्टी है, और सर्व्स वो क्लास जो लॉर्ड्स के यहाँ काम करते हैं, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से स्लेव्स मास्टर्स को लेबर प्रोवाइड कर रहे थे, इसी तरह से सर्व्स जो हैं ये लॉर्ड्स को लेबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं मिडीवियल टाइम्स में, मिडीवियल फ्यूडल सोसाइटी में। तो देखें, मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि इकोनॉमी डिसाइड करती है कि रिलेशन किस तरह का होगा रूलिंग और रूल्ड में। तो यहाँ पे देखें किस तरह की इकोनॉमी है, तो यहाँ पे रिलेशन मास्टर स्लेव का है। यहाँ पे मिडीवियल फ्यूडल सोसाइटी में इकोनॉमी जो है, यहाँ पे लॉर्ड्स एंड सर्व्स का रिलेशनशिप है। तो मिडीवियल फ्यूडल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे क्या था, एग्रीकल्चर जो था सबसे मेजर हम कह सकते हैं कंपोनेंट था इकोनॉमी का। एंड जो लॉर्ड्स होते थे इनके पास बड़े बड़े लैंड्स होते थे और इन लैंड्स में ये सर्व्स को काम कराते थे, सर्व्स इनको यहाँ पे इनके लैंड्स में काम करते थे। एंड इसके बाद जब मशीनें आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, तो मिडीवल सोसाइटी से शिफ्ट होकर नया स्टेज आ गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसको कहा गया मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ आई, जब टेक्नोलॉजी की वजह से मशीनें आ गई, अब सारा काम मशीनें कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मशीनों की तरह से हो रहा है। तो इस इंडस्ट्रियल स्टेज और मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी ने दो डिफरेंट क्लासेस को जन्म दिया, पैदा किया, जिसमें से एक थी कैपिटलिस्ट क्लास और एक है वर्किंग क्लास। और ये प्रेजेंट सिनेरियो है वर्ल्ड का, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट वो क्लास है जो बाकी सारी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों को ओन करते हैं, ठीक है। एंड वर्कर्स वो हैं जो इनके यहाँ काम करते हैं, जो लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक स्टेज ऑफ हिस्ट्री में एक डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से एक डिफरेंट तरह का रिलेशनशिप था रूलिंग क्लास में और रूल्ड क्लास में। यहाँ पे स्लेव ओनिंग सोसाइटी है तो यहाँ पे मास्टर स्लेव का रिलेशनशिप है। मिडीवल सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो लॉर्ड सर्व्स का रिलेशनशिप है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी है तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट और वर्कर्स का रिलेशनशिप है। आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ समझते हैं कि ये जो हमने अभी देखा, यहाँ पे एक और चीज़ है। मार्क्स कहते हैं कि मटीरियल कंडीशंस डिटरमाइन हाउ द सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। वही मैंने आपको कहा, मटेरियल कंडीशंस यानी कि इकोनॉमी, और हाउ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज मतलब रिलेशन दो क्लासेस के बीच में। तो जिस तरह की मटेरियल कंडीशन होगी, जिस तरह की इकोनॉमी होगी, उसी तरह का दो क्लासेस में रिलेशनशिप भी होगा, ठीक है। अगर जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट और वर्कर का रिलेशनशिप होगा। अगर इकोनॉमी जो है ये एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, मिडीवल जो टाइम्स में थी फ्यूडल इकोनॉमी है, तो तब लॉर्ड्स एंड सर्व्स का रिलेशनशिप होगा। सो इसको नाम दिया कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म। इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म, ये आप याद रखेंगे कि इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कि रिलेशंस किस तरह से होंगे सोसाइटी में। इसके बाद कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इन दो क्लासेस में हिस्ट्री के हर एक स्टेज में कन्फ्लिक्ट रहा है। क्या रहा है?
कन्फ्लिक्ट रहा है, हिस्ट्री के हर एक स्टेज में दो क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट रहा है। एंड प्रेजेंटली हमारे पास, मैंने आपको बताया किस स्टेज में कौन सी क्लास थी, और प्रेजेंट स्टेज की हम बात करें तो हमारे पास कैपिटलिस्ट सिस्टम है और इसमें दो क्लासेस हैं, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। कार्ल मार्क्स ने इनको अलग अलग नाम दिए हैं। कैपिटलिस्ट को वो बुर्जुआजी क्लास कहते हैं एंड वर्कर्स को वो प्रोलिटरिएट क्लास कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, एमसीक्यू आ सकता है कि कैपिटलिस्ट क्लास अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज फिर वहाँ पे बोर्जुआजी क्लास आएगा, प्रोलिटरेट क्लास आएगा एंड बाकी ऑप्शंस आएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो कैपिटलिस्ट क्लास कौन है? जो प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, जो इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, जो फैक्ट्रीज के मालिक हैं, जो काम देते हैं बाकियों को। जैसे हमारे पास रिलायंस है, तो रिलायंस एक कैपिटलिस्ट है, अंबानी एंड ऑल दैट, ठीक है। वर्किंग क्लास कौन सी है? वर्किंग प्रोलिटरेट क्लास है, हु प्रोवाइड लेबर, जो काम करते हैं, जो लेबर प्रोवाइड करते हैं। अब रिलायंस के यहाँ भी बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, तो वो वर्किंग क्लास है, ठीक है। वर्किंग क्लास वो है जो इंडस्ट्रीज और कोई भी चीज़ जो प्रोडक्शन करती है उनके मालिक नहीं हैं, जो प्रोडक्शन वाली चीज़ों को ओन नहीं करते हैं वो वर्किंग क्लास है, और जो प्रोडक्शन वाली चीज़ों को ओन करते हैं वो हमारे पास बुर्जुआजी क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, ठीक है। अगर आप प्रोडक्शन वाली चीज़ों को ओन कर रहे हैं तो आप कैपिटलिस्ट क्लास का पार्ट हैं। अगर आप प्रोडक्शन वाली चीज़ों में काम कर रहे हैं, लेबर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वर्किंग क्लास का पार्ट हैं। एंड कार्ल मार्क्स कहते हैं द पावरफुल माइनॉरिटी क्लास, और जो ये बुर्जुआजी क्लास है, जो ये कैपिटलिस्ट क्लास है, ये माइनॉरिटी में है, बहुत कम नंबर में है। एंड द ऑप्रेस्ड मेजॉरिटी क्लास, और जो ये वर्किंग क्लास है, जो ये प्रोलिटरेट्स हैं, ये मेजॉरिटी में, इनका नंबर बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी ये ऑप्रेस्ड हैं। और बुर्जुआजीज जो हैं ये माइनॉरिटीज़ में हैं लेकिन फिर भी ये ऑप्रेस कर रहे हैं, हो नहीं रहे। फिर कहते हैं कार्ल मार्क्स, क्लैश ड्यू टू द डाइवर्जेंट इंटरेस्ट्स एंड अनजस्ट रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बुर्जुआजी और प्रोलिटरेट जो है, इनमें रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बराबर नहीं है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनजस्ट है, यानी कि बराबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे रिसोर्सेज इन माइनॉरिटी बुर्जुआजीज के पास हैं और बहुत कम रिसोर्सेज इन बहुत ज़्यादा नंबर में जो वर्कर्स हैं इनके पास हैं, ठीक है। होना तो ये चाहिए था कि नंबर्स में ज़्यादा कौन है, प्रोलिटरेट्स हैं, वर्कर्स हैं, तो इनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, और सबसे कम रिसोर्सेज किनके पास होने चाहिए, जो नंबर्स में कम है, जो कि कैपिटलिस्ट हैं। लेकिन है उल्टा, क्यों? क्योंकि देयर इज ए अनजस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। आगे बढ़ते हैं। ये क्लास कन्फ्लिक्ट का हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कह रहे हैं कार्ल मार्क्स के हमेशा से हिस्ट्री में क्लास कन्फ्लिक्ट रहा है दो क्लासेस के बीच में। और इसका सोल्यूशन क्या है? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इसका सोल्यूशन ये है कि रेवोल्यूशन। क्या होना चाहिए? रेवोल्यूशन, यानी कि इनकलाब। वो कौन लाएगी? वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास एक रेवोल्यूशन लाएगी और क्या करेगी? वो कैपिटलिस्ट क्लास को ओवरथ्रो करेगी। क्या करेगी? ओवरथ्रो करेगी, यानी इन पे कब्जा कर लेगी, और एक नया सिस्टम बनेगा जिसको कहते हैं कार्ल मार्क्स कम्युनिज्म, ठीक है। और कम्युनिज्म में क्या क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखना, कम्युनिज्म में देयर विल बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। सबका रिसोर्सेज होंगे, कॉमन ओनरशिप होगी। क्या होगी? कॉमन ओनरशिप। मतलब अगर कहीं पे कोई लैंड है तो उसमें से सब रिसोर्सेज ले जा सकते हैं, वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। सो रेवोल्यूशन के थ्रू कैपिटलिस्ट क्लास को वर्किंग क्लास हटाएगी और एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश करेगी, इसको कम्युनिज्म कहेंगे, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी और इसमें कॉमनली लोग सारे रिसोर्सेज को ओन करेंगे। ये है क्लास कन्फ्लिक्ट का आइडिया। इसके बाद सरप्लस वैल्यू, जो कि हमारे पास इकोनॉमिक, हम जब थेरीज पढ़ते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो उसमें सरप्लस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सरप्लस वैल्यू रिप्रेजेंट्स एडिशनल वैल्यू क्रिएटेड बाय वर्कर बियॉन्ड देयर लेबर कॉस्ट। दिस सरप्लस वैल्यू इज appropriated by the capitalist as profit when products are sold। तो देखें है क्या, अगर एक लेबर है जो एक कैपिटलिस्ट के फैक्ट्री में काम कर रहा है और वो लेबर एक शू बना रहा है, जिस शू को कैपिटलिस्ट बेच रहा है 10,000 रुपए में, ठीक है। तो लेबरर ने जो शू की वैल्यू क्रिएट की वो कितने की थी? वो 10,000 की वैल्यू क्रिएट की। लेकिन इस लेबरर को एक दिन का मिलता कितना है? मान के चलते हैं 1,000 रुपए। लेकिन वो एक दिन में अगर एक शू भी बनाता है जिसका 10,000 वैल्यू है, तो ये कितना हो गया?
ये 1000 रुपया वर्कर को मिलता है और 10,000 में कैपिटलिस्ट इस शू को बेच रहा है, मतलब 9,000 कैपिटलिस्ट को इसमें से प्रॉफिट हो रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नंबर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं लेकिन होता इसी तरह से है, क्योंकि जब लेबरर जो है, जब वर्कर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो वर्कर उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करता है, यानी कि 10,000 का शू उसने बनाया, लेकिन वर्कर को जो वेजेस मिलती हैं, जो सैलरी मिलती है, वो उस वैल्यू की सैलरी नहीं मिलती जितनी उसने क्रिएट की है, उसको मिलती है वो सैलरी जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं, जो मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि इतना हमें वर्कर को देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो 10,000 की वैल्यू क्रिएट करता है लेकिन उसको एक दिन में सिर्फ 2,000 रुपया दिया जाता है या फिर 1,000 रुपया दिया जाता है, तो ये मार्केट प्राइस है जो वर्कर को दिया जाता है। लेकिन रियल प्राइस कितना क्रिएट कर रहा है, रियल वैल्यू कितनी क्रिएट कर रहा है वर्कर, 10,000 की। तो ये जो 8,000 बचता है ये कैपिटलिस्ट अपने पास रखता है और ये सरप्लस वैल्यू है। सरप्लस होता है ज्यादा होना, ठीक है। व्हेन ए कैपिटलिस्ट एम्प्लॉयज वर्कर्स दे पे देम लेस देन द वैल्यू देयर लेबर एड्स टू द गुड्स। वर्कर जितनी वैल्यू गुड में ऐड कर रहा है उतने पैसे वर्कर को नहीं मिलते हैं। वर्कर इज पेड अकॉर्डिंग टू द मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली वर्कर को पैसे दिए जाते हैं। हेंस टोटल वर्थ ऑफ द वर्कर्स लेबर goes beyond this compensation, the remaining value produced by worker labor is surplus value। तो ये सरप्लस वैल्यू जो है, जैसे कि अगर वर्कर ने एक दिन में 10,000 के शू जो हैं वो मैन्युफैक्चर किए, बनाए, और वर्कर को एक दिन में 1,000 रुपया मिलता है, तो ये 1,000 रुपया जो है मार्केट प्राइस मिल रहा है वर्कर को, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितनी क्रिएट कर रहा है वर्कर, 10,000 की। तो 9,000 जो बचते हैं ये किसके पास जाते हैं, कैपिटलिस्ट के पास, और यही सरप्लस वैल्यू है। मार्क्स के अकॉर्डिंगली ये जितनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है लेबरर उतने पैसे लेबरर को मिलने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कि जो ये क्लासेस हैं, जस्ट ए सेकेंड, जो ये क्लास सिस्टम है ये बुर्जुआजी कैपिटलिस्ट क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है, इसका शोषण करती है, ठीक है, और इसको बराबर जो वैल्यू ये क्रिएट करता है उसको अकॉर्डिंगली पैसे नहीं मिलते हैं। सारा मेहनत तो कैपिटल वर्कर कर रहा है लेकिन उसको पैसे सिर्फ मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली मिल रहे हैं, ना कि जितनी वैल्यू वो क्रिएट करता है। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे, प्रेजेंट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम है। कार्ल मार्क्स कहते हैं इसमें दो क्लासेस हैं, बुर्जुआजी, प्रोलेटरिएट, और इनका क्या रिलेशनशिप है मैं आपको बता चुका हूँ। सो देखिए, इकोनॉमिक थ्योरी जो कार्ल मार्क्स की है उसमें कार्ल मार्क्स का कहना ये है कि जो प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम है, ये प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो है इसमें हो क्या रहा है कि कैपिटलिस्ट लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और वर्कर लोगों का ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एक अनजस्ट सिस्टम है, अनजस्ट सिस्टम। तो मार्क्स कहते हैं कि एक जस्ट सिस्टम क्या होगा, एक जस्ट सिस्टम होगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म जो है एक जस्ट सिस्टम होगा क्योंकि ना इसमें क्लासेस होंगी, ना इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और सारे लोग रिसोर्सेज को कॉमनली ओन करेंगे। तो ये है इकोनॉमिक आइडिया, इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। और इसमें आप याद रखना इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का आइडिया कि इकोनॉमी ही डिसाइड करती है कि क्लासेस में रिलेशनशिप कैसा होगा। सेकंड हमारे पास थ्योरी है रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर कभी कभी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलेगा, रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो डब्ल्यू रोस्टो जो थे ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे 20th सेंचुरी के। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक अपना एक वर्क है इनका इंपॉर्टेंट, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि इन्होंने पब्लिश किया 1960 में। इस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, इस वर्क में ये कहते हैं कि देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिस स्टेजेस से हर एक कंट्री को पास होना है। ये 5 स्टेज जो हैं इसमें हर एक कंट्री को पास होना है स्टेप बाय स्टेप। रोस्टो कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अंडर डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट देयर आर 5 स्टेज, 5 स्टेजेस हैं जिससे एक कंट्री जो है वो पास होगी और डेवलपमेंट के पाथ पर चलेगी। तो बात इस तरह से है कि स्टेज 1 से स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 एंड स्टेज 5, इन 5 स्टेज से कंट्री को गुजरना है, ठीक है।
एक पांचों स्टेज जो इकोनॉमिक ग्रोथ के हैं, कभी ना कभी कंट्रीज़ हैं वो इन स्टेजेस से गुजरती हैं और फाइनली एक डेवलप्ड कंट्री कहलाती है। तो ये किस तरह से स्टेजेस हैं, कौन से स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज के क्या फीचर्स हैं, चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ये 5 स्टेज के हम नाम लिख देते हैं। तो पहला स्टेज है रोस्टो के अकॉर्डिंगली ट्रेडिशनल स्टेज। सेकंड इज प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, यानी कि जब इकोनॉमी ग्रो करने लगती है। फिर तीसरा है टेक ऑफ, ड्राइव टू मेच्योरिटी, फोर्थ स्टेज, एंड 5 एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो ये 5 स्टेजेस हैं और इसको फाइनल स्टेज कहते हैं रोस्टो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन स्टेजेस के नाम याद रखेंगे सीक्वेंस वाइज। आपको क्वेश्चन आएगा कि अरेंज करो भाई इसको क्रोनोलॉजिकल या फिर सीक्वेंस वाइज में, ठीक है। तो इस तरह से आप ये याद रखेंगे, ट्रेडिशनल, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। अब देखते हैं कि करके ये स्टेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें रोस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे पहले कहते हैं रोस्टो के देयर इज ए ट्रेडिशनल स्टेज। ट्रेडिशनल स्टेज के में क्या कहते हैं रोस्टो के, सोसाइटी इज प्रिमिटिव, लिमिटेड टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं है, सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि सिर्फ अपने लिए लोग फार्मिंग करते हैं अपने खाने पीने के लिए। पीपल रिलाई ऑन कम्युनिटी बार्टरिंग मतलब एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी जो है वो दी जाती है। देयर इज नो आई वुड से करेंसी, ठीक है, कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी, ठीक है। कोई एडवांस बैंकिंग सिस्टम भी इसमें नहीं है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है भाई, ट्रेडिशनल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव सोसाइटी है ये, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, इस पे सबसिस्टेंट फार्मिंग है कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है। और कौन सा एग्रीकल्चर होता है कि लोग सिर्फ अपने लिए चीज़ें उगा रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, ठीक है। और इसमें बार्टरिंग सिस्टम है कि एक सर्विस या एक कमोडिटी के बदले दूसरी सर्विस एंड दूसरी कमोडिटी मिलती है। बार्टर सिस्टम होता है कि अगर मैं वीट ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ वीट है, एंड दूसरा राइस ग्रो कर रहा है, तो मैं उसको वीट दूंगा, वो मुझे राइस देगा। तो इस तरह से ये बार्टर सिस्टम होता है। या फिर अगर मैं बार्बर हूँ तो मैं उसके घर पे जाके उसकी दाढ़ी ठीक कर दूंगा तो वो मुझे वीट दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से बार्टर सिस्टम करता है, काम करता है। तो ये ट्रेडिशनल स्टेज है अकॉर्डिंग टू रोस्टो एंड द फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज इसके बाद है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ, कि जब इकोनॉमी जो है किसी कंट्री की टेक ऑफ करने लगती है तो उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या कंडीशंस हैं उसके लिए। तो आगे हम इसको देखते हैं, इसको बेटर तरीके से यहाँ से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको बाद में नोट्स को पढ़ लेना। तो प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ में क्या है, सबसे पहले एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हो जाता है, यानी कि अब मशीनें आने लगी एग्रीकल्चर में, ठीक है। अब जो है मशीनें काम करती हैं, तो मशीनें काम करेंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ये तो हमें पता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। कमर्शलाइजेशन भी कंडीशन है टेक ऑफ की। कमर्शलाइजेशन मतलब पहले सबसिस्टेंस था कि हम सिर्फ क्या कर रहे थे, अपने लिए खाने पीने के लिए उगा रहे थे चीज़ें, लेकिन पहले सबसिस्टेंस था, ठीक है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि अब सिर्फ अपने लिए। अब कमर्शलाइज हो गया, जैसे कि लोग कॉटन ग्रो करते हैं और उसको बेचते हैं, इंडिगो ग्रो करते हैं उसको बेचते हैं, ये कैश क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो अब ये कमर्शलाइज हो गया एग्रीकल्चर कि हम प्रॉफिट के लिए अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए। कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है जब प्रॉफिट के लिए अगर एग्रीकल्चर कोई करने लगे, ठीक है। अपने लिए अगर करना है तो 1-2 हेक्टर्स में काम हो जाता है, लेकिन अगर कोई 50 या फिर 100 हेक्टर में एग्रीकल्चर कर रहा है तो वो कमर्शियल एग्रीकल्चर है, क्योंकि वो 100 हेक्टर का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खुद तो कंज्यूम नहीं करेगा ना, वो मार्केट में बेचेगा। दैट इज कमर्शलाइजेशन। तो ये है सेकंड स्टेज में एक और हमारे पास फीचर। देन कैपिटल इंपोर्ट इंक्रीजेज फॉर मैसिव इंडस्ट्रियल सेटअप। तो कैपिटल इंपोर्ट यानी कि बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आने लगती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स आने लगती हैं और यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट्स आती हैं, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। इंडिया इस स्टेज में कब था, 1950s में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, पहले हम इसको फिनिश करते हैं। टेक ऑफ टेक्स प्लेस इन सम सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज लाइक स्टील, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इनमें सबसे ज़्यादा ये टेक ऑफ वाला जो स्टेज है ये आता है, ठीक है। एक चीज़ ये है, मैंने आपको बताया कि 1950s में इंडिया इस स्टेज में था, तो पहला स्टेज जो है उसमें इंडिया कब था, तो कॉलोनियल टाइम में इंडिया ट्रेडिशनल स्टेज में था, ठीक है। कॉलोनियल टाइम यानी कि ब्रिटिश रूल जब शुरू हुआ पहले तब इंडिया क्या था, तब इंडिया
पहले स्टेज में था, जो कि रोस्टो के अकॉर्डिंगली पहला स्टेज है। ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ से मैं आपको फिर से नहीं बताना चाहता। लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसमें ना तो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, ना मशीनें हैं, ना सारी पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर कर रही है, वो भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, कंजर्वेटिव लोग हैं, इलिटरेसी है, ठीक है। ये सारी सी चीज़ें जो हैं ये यहाँ पे हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार होता है, हॉस्पिटल स्कूल वगैरह का नामो निशान नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में आपको बता चुका हूँ। एंड ये है टेक ऑफ वाला स्टेज, प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ, नॉट टेक ऑफ, ठीक है, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। एंड थर्ड हमारे पास है टेक ऑफ स्टेज। टेक ऑफ स्टेज है जब इकोनॉमी एक्चुअल में अब अच्छे से ग्रो करने लग गई है, तो यहाँ पे ह्यूज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, अच्छी टेक्नोलॉजी से डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, अब क्या है, अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे भी जोर दिया जा रहा है, मतलब कि अब कंट्री अपने प्रोडक्ट्स खुद बना रही है। जब कोई कंट्री डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देती है, इट मीन्स वो इंपोर्ट्स को कम कर रही है। इंपोर्ट्स मतलब बाहर से चीज़ें मंगवाना। लेकिन अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो अच्छे से ग्रो कर रही हैं तो इंपोर्ट लेस होने लगेगा, ठीक है। ये भी एक कंट्री का पॉजिटिव पॉइंट होता है कि जब वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाने लगती है। सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ इन बेसिक गुड्स, तो बेसिक गुड्स जो हैं उनमें कंट्री सेल्फ सस्टेन्ड है, यानी कि जो सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो कंट्री खुद प्रोड्यूस कर रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें मेडिसिन्स भी जो हैं वो भी बाहर की कंट्री से मंगाई जाती हैं, जो कि एक बेसिक नीड है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंट्री जिसमें मेडिसिन एक बेसिक नीड जो है वो भी खुद ग्रो नहीं करा रही है, कंट्री मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है, तो वो टेक ऑफ स्टेज में नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद एक और जमात में ड्यूअल इकोनॉमी। ड्यूअल इकोनॉमी मतलब इस टेक ऑफ स्टेज में दो तरह की इकोनॉमीज होगी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी होगी, लेकिन कौन सी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, मशीनों वाली ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं, मैकेनाइज्ड, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया स्टेज में कब था, 1960s में। ये इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये है तीसरा स्टेज अकॉर्डिंग टू रोस्टो। फोर्थ स्टेज इज ड्राइव टू मेच्योरिटी। ड्राइव टू मेच्योरिटी मतलब टेक ऑफ के बाद वाला स्टेज। इसमें क्या होता है, अब स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म जो है ये मैनेजमेंट में आ गया, कि अब जो है इकोनॉमी जो है इसको चलाने वाले लोग जो हैं वो स्पेशलिस्ट आ गए। स्पेशलिस्ट यानी कि डिफरेंट प्लान्स बना रहे हैं। एंड बाकी चीज़ें जैसे कि इंडिया में नीति आयोग है जिसमें बहुत सारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं जो कि इकॉनमी को डिफरेंट तरह से ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो ये ड्राइव टू मेच्योरिटी में ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में आ जाती हैं। प्रोफेशनलिज्म आ जाता है कि भाई इकोनॉमिस्ट ही बताएगा कि अब आगे जाके किस तरह से कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, किस तरह से कंट्री का फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोफेशनलिज्म ही बता सकता है, और ये ड्राइव टू मेच्योरिटी वाले स्टेज में होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ इम्पोर्ट्स, अब इम्पोर्ट्स बिल्कुल कम कर दिए जाते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स क्या कर दिए जाते हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट जो है अब कंट्री से बाहर जा रही हैं। पहले क्या था, कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। अब इंडिया जो है, आपको पता है इंडिया बहुत सारे बाहर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है। तो इस वाले स्टेज में ड्राइव टू मेच्योरिटी वाले स्टेज में कंट्री इतनी इकोनॉमिकली डेवलप हो गई होती है कि वो बाकी आउटसाइड कंट्री भी इन्वेस्टमेंट्स करती है। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी, तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में, ठीक है। इस स्टेज में सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में। एंड प्रेजेंटली इंडिया एंड चाइना इस स्टेज में, ठीक है। एंड इसके बाद होता है लास्ट स्टेज, दैट इज एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, नेशनल पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस पावर बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज। अब कंट्रीज इतनी पावरफुल हो गई होती हैं कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज जाता है, जैसे कि यूएसए है हमारे पास, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल। द मेजर शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड, तो वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज़्यादा शेयर जो होता है इस कंट्री का होता है जो इस स्टेज में होती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की जा रही है कि जिससे रिसोर्सेज की डिप्लीशन कम होगी, पोल्यूशन कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा,
तो अगर इस तरह की डेवलपमेंट हो रही है कि रिसोर्सेज भी ज़्यादा डिप्लीट नहीं किए जा रहे हैं, रिसोर्सेज का ओवर यूज़ नहीं हो रहा है, पोल्यूशन भी नहीं हो रहा है और डेवलपमेंट भी हो रही है, बेनिफिट्स भी हो रहे हैं सबको, तो ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो शायद इस वजह से इंडिया अभी भी इस पर्टिकुलर स्टेज में नहीं है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात आती है तो हमारे पास एक इंडेक्स है जो मैंने आपको बताया था, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो उसमें इंडिया 100 रैंक प्लस नंबर है उसका। तो 100 कंट्रीज़ के भी बाद इंडिया आता है। एग्जैक्टली मुझे रैंक याद नहीं रही है, आप देख लेना, मैं आपको बता चुका हूँ एक वीडियो में। तो इस वजह से शायद इंडिया स्टेज में नहीं है। अदरवाइज इंडिया बाहर की कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस कर रही है, इंडिया का शेयर जो है वर्ल्ड ट्रेड में अच्छा खासा है। एंड इसके साथ साथ इंडिया एक वेलफेयर स्टेट के पाथ पे भी चल रहा है। वेलफेयर स्टेट मतलब जब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को नज़र में रख के स्टेट जो है पॉलिसी बनाए। इसमें हमारे पास वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, डिसेबल लोग हैं, जब इन सारे लोगों के लिए भी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, इस तरह के स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहा जाता है। हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम इस पर्टिकुलर स्टेज में कंट्रीज़ की क्या होती है? ज़्यादा होती है। पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक मेंबर ऑफ कंट्री के हर एक मेंबर की कितनी इनकम है पूरे साल की, दैट इज पर कैपिटा इनकम। हाई कंजप्शन पर कैपिटा, इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं, जिस कंट्री में ये स्टेज चल रहा होगा उस कंट्री के जो लोग होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंज्यूम करेंगे, कंजप्शन बहुत हाई होगी। प्रेवलेंस ऑफ माइग्रेशन फॉर जॉब्स, और एक और चीज़ है कि इस स्टेज में जो भी कंट्री होगी वहाँ पे क्या होगा? माइग्रेशंस होंगी, डिफरेंट जगहों से जॉब्स के लिए लोग उस कंट्री में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हैं 5 स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय जे रोस्टो, या फिर 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड रोस्टो के अकॉर्डिंगली किसी भी कंट्री को अगर इकोनॉमिक ग्रोथ, कोई भी कंट्री जो डेवलप्ड हो चुकी है वो इन स्टेजेस से ज़रूर गुजरेगी, या फिर कोई भी कंट्री जो जिसको डेवलप होना है वो इन स्टेजेस से ज़रूर गुजरेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज थेरीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखें, जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है थेरीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत वेग है, मैं आपको बता दूं। इट इज़ वेरी अनक्लियर, क्योंकि कुछ भी पता नहीं है इनको कौन, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक थेरीज बहुत सारी हैं, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट थेरीज हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, हम वो थेरीज आपके लिए लेके आए। अदरवाइज लिखा नहीं है उसमें कि कौन कौन सी थेरीज के नाम है, तो देर आर डोजन ऑफ थेरीज। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, टुडेज लेक्चर, एंड आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखें। एंड अब हम इकोनॉमिक थेरीज को डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ के दूसरा टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, और कल कुछ मैं MCQs भी लेके आऊँगा इन पर्टिकुलर थेरीज के रिगार्डिंग। वीडियो के पहले 10 मिनट में MCQs डिस्कस करेंगे, बाद में दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, stay tuned, keep watching Triple S and keep sharing Triple S. That's all for today, have a nice day.